यह कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की है, जहां एक मां अपने 3 बच्चों के लिए जीती मरती थी। लेकिन जब उसके आखिरी दिन आए तो उसके अपने ही बच्चे उसके साथ नहीं थे। कमला देवी अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। चारों तरफ मशीनें, नलियां, ऑक्सीजन मास्क और एक सन्नाटा जो उसके दिल को चीर रहा था। कमरे के बाहर उसके 2 बेटे राजेश और सुरेश मोबाइल में व्यस्त थे, जबकि उसकी इकलौती बेटी गीता सोफे पर बैठी फोन पर बातें कर रही थी। वहीं पास में आंखों में चिंता लिए बैठा था मोहन, वह नौजवान जिसने कभी इस घर में नौकर की तरह कदम रखा था, लेकिन कमला देवी के स्नेह ने उसे बेटा बना दिया था। जैसे ही कमला देवी को होश आया, मोहन ने झुककर उसके पास से आवाज दी, माँ जी आप ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। वह खुशी से अपनी पत्नी मीना की तरफ मुड़ा। तू यहीं रह, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूं। मीना घबराई हुई कमला देवी की आंखों में झांक रही थी, जो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मुंह पर मास्क लगा होने के कारण आवाज नहीं निकल पा रही थी। कमला देवी ने आंखों के इशारे से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मीना समझ गई। वह गीता के पास गई, जो अब भी फोन पर थी। दीदी, माँ जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप चलिए ना उनके पास। गीता ने बिना कोई भाव बदले कहा। माँ को होश आ गया। अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी फोन पर बात कर रही हूं, बाद में आती हूं, तुम डॉक्टर को बुला दो। उस जवाब ने कमला देवी के सीने को इस तरह भेद दिया जैसे कोई सुई अंदर तक चुभ गई हो। आंखों से आंसू टपक पड़े, पर आवाज फिर भी नहीं निकली। मीना ने उसका हाथ थाम लिया, उसके दर्द को समझते हुए मां की तरह माथा सहलाया। कुछ ही देर में मोहन डॉक्टर को लेकर लौट आया। डॉक्टर ने जांच की और नर्स को हिदायत देकर बाहर निकल गए। राजेश और सुरेश भी बाहर ही खड़े डॉक्टर से बातें करने लगे। मोहन वहीं मां के पास बैठा रहा। मां जी घबराइए नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जल्द ठीक हो जाएंगी। कमला देवी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह और कितने दिन की मेहमान है। नींद का असर होते ही वह फिर से सो गई। मोहन ने मीना से कहा, तू घर जा, हल्का खाना बना ला और सूप भी, मैं यहीं हूं। मीना के जाते ही मोहन भी चाय के बहाने बाहर चला गया। इधर कुछ देर बाद राजेश, सुरेश और गीता कमला देवी के पास आए। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। फिर सुरेश बोला, भैया क्या मुसीबत है? कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करेंगे? राजेश बोला, मैं क्या करूं, डॉक्टर कह रहे हैं कब ठीक होंगी, कुछ कह नहीं सकते। गीता बोली, मुझे तो लगता है माँ को होश में आते ही पूछ लेते हैं, उन्होंने वसीयत में क्या लिखा है। राजेश मुस्कुरा दिया, मुझे तो लगता है तीनों के बराबर हिस्सा होगा। और वहीं बेड पर आंखें बंद किए पड़ी कमला देवी के कानों में यह सब पड़ रहा था। उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने आंखें बंद ही रखीं, लेकिन यादें खुल गईं। पति की मृत्यु के बाद कैसे अकेले 3 बच्चों को पाला था, कैसे नौकरी करके सबको पढ़ाया, घर चलाया, कैसे हर त्योहार, हर खुशी अकेले में मनाई। आज वही बच्चे जिन्हें गोद में खिलाया था, उनकी नजरें अब सिर्फ वसीयत पर थीं। एक आंसू फिर से आंख से ढलक पड़ा। कमला देवी की आंखें बंद थीं, पर दिल के अंदर शोर मच रहा था। बेटों के शब्द, बेटी की बेरुखी, सब तीर की तरह चुभ रहे थे। जिस मां ने अपने जीवन की हर सांस बच्चों के नाम की थी, आज वही बच्चे उसकी सांसों का हिसाब लगा रहे थे। कितने दिन और कितना खर्च। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना हाथ में टिफिन लेकर आ चुकी थी। मोहन भी साथ था। मोहन ने जाकर नर्स से इजाजत ली और धीरे से बेड के पास आकर बोला, माँ जी उठिए, थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। कमला देवी की पलकों में हलचल हुई। उसने आंखें खोली। उसका सबसे पहला नजरिया मोहन पर पड़ा, जो उसके पैरों के पास बैठा था। पीछे मीना थी, जो टिफिन में सूप निकाल रही थी। कमला देवी ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, पर वो तीनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। शायद फिर से उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आप उन्हें ढूंढ रही हैं ना? वो लोग बाहर खाना खाने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, बहुत कमजोरी हो गई है। कमला देवी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो। मोहन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। माँ जी देखिए ना, दवाई भी तो लेनी है, बस थोड़ा सा खा लीजिए। पास खड़ी मीना ने मुस्कुराते हुए सूप का कटोरा बढ़ाया। माँ जी अगर आप मना कर देंगी तो हमें लगेगा कि आपने हमें कभी अपना माना ही नहीं। यह शब्द सुनकर कमला देवी की आंखें फिर भीग गईं। उसने मीना के हाथ से कटोरी ली और 2-3 चम्मच सूप पिया। कह नहीं पाई, लेकिन उस एक निगाह में जैसे सब कुछ कह गई कि अपनापन खून के रिश्तों में नहीं, भावनाओं में होता है। रात बीत गई, फिर एक और दिन गुजर गया। हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। कमला देवी अब ज्यादा थकी थकी लगने लगी थी। अगली सुबह जब मोहन उसके पास बैठा था तो उसने धीरे से कहा, बेटा आज अशोक जी को बुला देना। कौन अशोक जी? मोहन ने पूछा।
जो वकील है वो जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूं, मुझे उन्हें पहले वसीयत की है। मोहन समझ गया, बात वसीयत की है। ठीक है माँ जी, कहकर मोहन बाहर निकल गया। उधर बाहर लॉबी में बैठकर गीता, राजेश और सुरेश बातें कर रहे थे। चलो भैया, माँ से मिल लेते हैं, कल से बात नहीं हुई। हाँ, मोहन को दवाई लेने भेज दिया है, अब कोई टोकने वाला भी नहीं है। तीनों कमरे में आए। माँ कैसी हो, राजेश ने पूछा। कमला देवी ने सिर हिलाकर बस इतना कहा, ठीक हूं। गीता आगे बढ़ी। माँ, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। वो जो आपने पिछले साल जमीन खरीदी थी और एफडी करवाई थी, वो किसके नाम की है? कमला देवी ने यह सुनते ही आंखें बंद कर लीं। बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। फिर कुछ पल रुककर, जैसे पूरे जीवन का बोझ उतारने वाली आवाज में बोली, जानना है ना वसीयत में क्या लिखा है? चिंता मत करो, अशोक जी को बुलाया है मैंने, अब जो भी जानना हो उन्हें सुन लेना। राजेश ने झेंपते हुए कहा। माँ, हमारा वह मतलब नहीं था। कमला देवी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। गीता ने आंखों के इशारे से भाइयों को बाहर चलने को कहा और तीनों बाहर चले गए। कुछ देर बाद मोहन अशोक जी को लेकर आया। कमला देवी ने इशारा किया कि कमरे में आए और दरवाजा बंद करें। अशोक जी पास आकर बोले, हाँ बहन जी बोलिए, क्या लिखवाना है? बाहर बैठे तीनों भाई बहन कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे और ठीक उसी समय डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुला लिया। देखिए, आपकी मां की हालत बहुत गंभीर है, मुझे नहीं लगता कि वह अब ज्यादा दिन। डॉक्टर की बात सुनकर भी उन तीनों के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि सच तो यह था कि अब उन्हें वसीयत सुनने की जल्दी थी, मां की सांसों से ज्यादा। रात का सन्नाटा धीरे धीरे अस्पताल के गलियारों में उतरने लगा था। हर कोई अपनी अपनी थकान में लिपटा हुआ था, लेकिन एक मां की सांसें थीं जो अब टूटने के करीब थीं। अचानक कमला देवी की आंखें खुलीं, शरीर कांप रहा था, सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। उसने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, मोहन, मेरे बच्चों को बुला दो, आखिरी बार देखना चाहती हूं। पास ही बेंच पर झपकी ले रहा मोहन एकदम से उठ गया। माँ जी, मैं बुलाता हूं, डॉक्टर को भी बुलाता हूं, आप चिंता मत कीजिए। मोहन भागता हुआ सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर तेजी से वार्ड की तरफ भागे और मोहन सीधे वेटिंग रूम में पहुंचा, जहां गीता, राजेश और सुरेश बैठे थे। भैया, माँ जी की हालत बहुत खराब है, वो आप लोगों को बुला रही है। लेकिन इससे पहले कि मोहन अपनी बात पूरी करता, राजेश चिढ़ते हुए बोला, क्या है मोहन, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं? भैया, माँ जी का हाल गंभीर है, चलिए ना, वो आप लोगों को देखना चाह रही हैं। मोहन की आंखों में पानी था। सुरेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। मोहन फिर से दौड़ पड़ा। कमला देवी की सांसें हर पल भारी होती जा रही थीं। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक कर रहे थे, नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो रहा है? वो बोल क्यों नहीं पा रही? मोहन की आवाज थरथरा रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मोहन, अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, यह अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं और यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। तभी राजेश कमरे में दाखिल हुआ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, गीता और सुरेश भी आ रहे हैं। कमला देवी ने कांपते हाथों से राजेश का हाथ थामा, आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही देर में सुरेश और गीता भी कमरे में आ गए। उनके पीछे मीना भी थी, जो मोहन के साथ खड़ी हो गई। कमला देवी ने एक बार फिर इशारे से मोहन और मीना को पास बुलाया। मोहन उसके पास झुका तो कमला देवी ने कांपती उंगलियों से उसका हाथ थाम लिया। बहुत मुश्किल से अटकी हुई सांसों के बीच वह बोली, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, तू हमेशा खुश रहना और इस घर को मेरा आशीर्वाद समझकर संभालना। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। मशीनें एक सीधी लाइन दिखाने लगीं। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ जी, उठिए ना, बात कीजिए मुझसे। मोहन बिलख पड़ा, उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मीना ने उसे संभालते हुए कहा, मोहन, माँ जी अब सदा के लिए सो गईं, लेकिन देखो, उन्होंने जाते जाते भी तुम्हें बेटे का दर्जा दे दिया। उधर राजेश ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं बिल क्लियर कर देता हूं, फिर माँ जी को घर ले चलते हैं। सुबह होते होते सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। गीता का पति और दोनों बहुएं भी आ चुकी थीं। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, एक खालीपन था, लेकिन उससे ज्यादा हलचल उस बात की थी जो सबके दिलों में थी, वसीयत। पंडित जी ने कहा, अब अंतिम यात्रा के लिए माँ जी को कंधा दिया जाए। गीता के पति राहुल ने आगे बढ़कर कहा, मैं कंधा दूंगा। तभी पंडित जी ने पूछा, चौथा कंधा कौन देगा? मीना ने तुरंत मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया जी, मोहन को भी माँ जी को कंधा देने दीजिए ना, आखिर उन्होंने माँ जी को बेटे की तरह सेवा की है। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ ठीक है, वैसे भी तुम तो माँ जी को माँ ही कहते थे, तुम भी कंधा दे दो। मोहन ने कांपते हाथों से शव यात्रा में कंधा दिया।
आंखों में गंगा जमुना बहे जा रही थीं। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वहीं खड़े अशोक जी हाथ में कुछ कागज लिए बोले, रुको, पहले कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजे पर खड़े अशोक जी की आवाज ने सबको रोक दिया। रुको राजेश, अंतिम संस्कार से पहले तुम्हारी मां की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं वसीयत सबके सामने पढ़कर सुनाऊं। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। हर आंखें उस दस्तावेज पर टिक गईं जो अशोक जी के हाथ में था। अशोक जी ने धीरे धीरे कागज पलटा और पढ़ना शुरू किया। मैं कमला देवी अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत स्वयं अशोक कुमार जी के माध्यम से लिखवा रही हूं, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई विवाद न हो। तीनों भाई बहन उत्सुकता से आगे झुक गए। गीता की दोनों भाभियां आंखों में चमक लिए एक दूसरे को देख रही थीं। मैं अपनी दिल्ली वाली जमीन अपने बड़े बेटे राजेश के नाम करती हूं। राजेश की पत्नी की आंखों में चमक फैल गई, लेकिन वह माहौल देख चुप रही। बैंक में जो 5 लाख की एफडी है उसका नाम ही सुरेश है। सुरेश ने गर्दन ऊंची की जैसे कोई उपलब्धि मिली हो। और मेरे सारे गहने गीता के नाम हैं। गीता ने जैसे चैन की सांस ली। अब तीनों अपने अपने हिस्से को लेकर संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन अशोक जी ने पढ़ना जारी रखा। बाकी जो मेरा सबसे प्यारा ठिकाना है, मेरा घर, वह मैं अपने उस बेटे के नाम करती हूं, जिसने बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के मुझे मां की तरह अपनाया, जिसने मेरे अकेलेपन में मेरे लिए बेटा, बहू, दोस्त और सहारा सब बनकर जिया। सबकी सांसें थम गईं और फिर अशोक जी बोले, मैं यह घर मोहन के नाम करती हूं। तीनों भाई बहन चौंक पड़े। गीता बोल पड़ी, क्या? मोहन के नाम? सुरेश ने घूरते हुए कहा, एक नौकर को घर दे दिया। राजेश गुस्से से बोला, यह कैसे हो सकता है? अशोक जी ने ठंडे स्वर में कहा, कमला देवी ने साफ कहा था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और कानूनी रूप से यह वैध है। कागज की एक एक कॉपी आप सभी को दे दी जाएगी। पंडित जी ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, अब अंतिम संस्कार का समय निकल रहा है, यह बातें बाद में भी की जा सकती हैं। राजेश ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। चलो। कमला देवी की अंतिम यात्रा शुरू हुई, लेकिन सबके दिलों में अलग अलग भाव थे। किसी को अफसोस, किसी को गुस्सा और किसी को संतोष। वापस लौटने के बाद घर में फिर से वसीयत पर चर्चा होने लगी। गीता गुस्से में बोली, भैया, यह कोई तरीका है? मां ने नौकर को ही सब दे दिया। राहुल बोला, हाँ, देना ही था तो हमें दे देती। छोटी बहू तुनक्कर बोली, क्या मतलब? अब यह घर मोहन का है, अब हम कहाँ जाएंगे? बड़ी बहू धीरे से बोली, अब यह सोचने से क्या फायदा, अब तो यह घर हमारा रहा ही नहीं। सुरेश सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करें भैया? राजेश ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं, वकील साफ कह गया, कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब तो यही मानो यह घर हमारा कभी था ही नहीं। सब चुप हो गए और धीरे धीरे कमरे छोड़कर निकलने लगे। गीता ने जाते जाते कहा, अब जब कुछ हाथ नहीं आया तो यहां रुकने का क्या मतलब? हम कल सुबह निकल रहे हैं। उधर एक कोने में बैठे मोहन ने मीना से कहा, मीना, माँ जी हमें भी छोड़ गईं, अब हम फिर से अकेले हो गए। मीना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्यों ऐसी बातें करते हो? देखो ना, माँ जी जाते जाते भी तुम्हारी परवाह कर गईं। यह घर देकर उन्होंने तुम्हें फिर से एक जिम्मेदारी दी है। मोहन की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक संकल्प था। हाँ मीना, तुम सही कहती हो। माँ जी की यादों से जुड़ा यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा। मैं इसे उन सबके लिए खोलूंगा जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। और अगले 2 सालों में मोहन ने उस घर को कमला निवास वृद्धाश्रम में बदल दिया, जहां हर कोना कमला देवी की ममता की खुशबू से भरा था, जहां हर दिन कोई बुजुर्ग अकेलापन नहीं, अपनापन महसूस करता था। कमला निवास अब सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक मां के दिल की आखिरी मंशा का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, क्या वाकई एक मां को उसके अपने बच्चे समझ नहीं पाते और एक गैर कभी कभी सबसे बड़ा अपना बन जाता है? क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, भावनाओं से बनता है?